वीडियो में हम अब अध्याय 4 शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हम अध्याय 3 कंप्लीट कर चुके हैं। इस अध्याय 4 में, अध्याय 4 का नाम है नगरपालिक संपत्ति। लिख देता हूं मैं यहां पर नगरपालिक संपत्ति। तो नगरपालिका की जो भी संपत्ति है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले। धारा की बात करूं तो धारा जो है यहाँ पर 67 से शुरू होगी इस चैप्टर में। धारा 67 से लेकर टोटल 75 तक चलेगी। ठीक है, धारा 67 से लेकर 75 है इस अध्याय 4 में। लेकिन इस वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है ताकि छोटा वीडियो हो तो आसानी से समझ में आ सके। तो 67 से 72 एक पढ़ेंगे, उसके बाद 73, 74, 75। ठीक है, क्योंकि 73 में और सब क्लोज और हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा और बड़ी मात्रा में है। तो वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। लेकिन 1 घंटे के बजाय अगर हम वीडियो को आधे घंटे में तोड़कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है, 67 से लेकर 72 तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर अध्याय 4 नगरपालिक संपत्ति। एक तो आपको वैसे जितने भी अध्याय हमारे यहाँ पर इस एक्ट में हमें हमारे सिलेबस में 9 अध्याय है। तो अध्याय किस अध्याय का कौन सा नाम है, एक तो ये बेसिक चीज है, ये तो याद रख ही लेना। ठीक है, अध्याय से भी पूछा जा सकता है। भाई एक सवाल ऐसा आ सकता है जहां पर मिलान करने वाला सवाल है। अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 7, अध्याय 12 और इस अध्याय का चैप्टर का नाम क्या है, मिलान करने वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो एक तो अध्याय किससे संबंधित है ये आपको याद होना चाहिए, प्लस धारा जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो वाली तो याद करनी ही है। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कई बार पढ़ाते समय छूट जाए कि ये इंपॉर्टेंट लगे नहीं लगे, लेकिन बाद में फिर भी मैं एक लास्ट में जब अपना एक बार कोर्स पूरा हो जाएगा, एक बार लास्ट में जो इंपॉर्टेंट धारा उनको एक जगह रख लेंगे तो भी एक अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, धारा 67 की बात करते हैं। धारा 67 से शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है धारा 67? धारा 67 और 68 एज इट इज मैंने बुक से लिख दिया है, कुछ शब्द मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, संपत्ति अर्जित करने, क्योंकि संपत्ति से संबंधित है नगरपालिका की, जो भी नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर चाहे फिर बाहर भी कोई ऐसी संपत्ति जो उसको दान में मिली हो या फिर उसने जरूरी होने पर उसको खरीद लिया हो, इस तरह की कोई भी संपत्ति उसकी हम बात करें तो संपत्ति को अर्जित करने, एक्वायर करने और उनको होल्ड करने, धारण करने की नगरपालिका की शक्ति, ये इस धारा में लिखा होगा। क्या है, नगरपालिका को नगरपालिका क्षेत्र चाहे उसके भीतर हो, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या फिर उसके बाहर भी हो सकता है, नगरपालिका क्षेत्र के बाहर की भी जमीन नगरपालिका की हो सकती है, दान के द्वारा हो सकता है। देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, नगरपालिका उस नगरपालिका का व्यक्ति है और वो अपने क्षेत्र के लोगों को, कोई उसके बाहर की जमीन है और वो नगरपालिका को दान करना चाहे तो नगरपालिका को उसने दान कर दिया है तो वो नगरपालिका क्षेत्र में नहीं होते हुए भी, ठीक है, उस नगरपालिका की हो सकती है। कोई भी बाहर किसी काम की जमीन उसको नगरपालिका को दिया हो, क्रय के द्वारा हो सकता है। देखो क्रय, नगरपालिका के बाहर की भी जमीन नगरपालिका को आवश्यकता पड़ने पर उसको क्रय कर ली। अन्यथा जंगम तथा स्थावर संपत्ति, देखो जंगम और स्थावर दो वर्ड, संपत्तियां चल और अचल संपत्ति हम बात करते हैं। चल मूवेबल, अचल जो मूवेबल नहीं है, ऐसी कोई भी संपत्ति है ना। अब संपत्ति कोई भी हो सकती है, जैसे नगरपालिका की गाड़ी भी है, चल संपत्ति में आता है। लेकिन अगर एक फिक्स लैंड है या फिर कोई बिल्डिंग है, अचल संपत्ति यहाँ पर हो गई। तो जंगम का मतलब चल संपत्ति मूवेबल, और स्थावर जो स्थायी रहती, स्थिर रहती है, इमूवेबल है ना, तो वो अचल संपत्ति आ गई। तो चल और अचल संपत्ति, लेकिन आपके लिए जो शब्द आएगा एग्जाम में वो भी जंगम और स्थावर आ सकता है। जंगम जो चल सकती है, स्थावर जो एक स्थायी रहती है। संपत्तियां उनमें कोई भी हित अर्जित करने और उनको धारित करने की शक्ति नगरपालिका के पास होगी, ये लिखा हुआ है धारा 67। तो नगरपालिका के अंदर जो है वो तो नगरपालिका की संपत्ति है ही है, इसके अलावा बाहर भी वो खरीद कर या फिर दान के रूप में मिले ऐसी संपत्ति वो धारित कर सकती है, उनको अर्जित कर सकती है। धारा 68 कहता है कि वो संपत्ति नगरपालिका में निहित होगी, नगरपालिका में शामिल होगी, नगरपालिका के तहत रहेगी। इस धारा में अब मैंने एज इट इज वो वर्ड लिखे हैं जो इस बुक में आपको मिलेंगे एक्ट में। इस धारा में इसमें इसके पश्चात वे निर्दिष्ट स्वरूप की, इसके पश्चात जो भी इसका लैंड का स्वरूप बताया, उसकी संपूर्ण संपत्ति जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गई है। नगरपालिका के अधीन कोई संपत्ति है लेकिन अगर उसको राज्य सरकार ने अपने लिए आरक्षित कर रखा है तो उसको छोड़कर हम बात करें, क्योंकि वो फिर राज्य सरकार में शामिल हो जाएगी। तो राज्य सरकार ने अपने द्वारा जो आरक्षित नहीं की उसको छोड़कर तत्समय प्रवर्त, अब देखो यहां से इस वर्ड को देखना, मैंने अधिकांश अपनी लैंग्वेज में लिखा और इस तरह के सारे शब्दों को छोड़ दिया, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है, इस बात को याद रखना, ये जो है, ये जो मैंने लिखा तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अध्ययन रहते हुए, लगभग हर धारा में ये बात लिखी हुई है, इसलिए इस बातों को मैंने कहीं पर भी लिखा नहीं है, रिपीट नहीं किया, ये अंडरस्टूड है, हमें मानकर चलना है। क्या मानकर चलना है, इसमें ये एक बात लिखी हुई है,
जब हम ये बात कर रहे हैं इस धारा की, तो तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अध्ययन रहते हुए इस धारा की बात जो लिखी हुई है वो धारा की बात लागू होगी, लेकिन साथ ही तत्समय उसी समय प्रवर्त कोई अन्य विधि भी है तो उसके अधीन रहते हुए, अध्ययन या अधीन रहते हुए इस धारा में जो भी बात कही होगी वो तो लागू होगी, लेकिन उस धारा के साथ साथ एक शर्त भी है, कंडीशन भी है। अगर कोई और कानून भी बना हुआ, कोई और धारा भी, कोई और विधि भी बनी हुई है, उसमें कोई अलग शर्त लिखी हो, जैसे इसमें लिखा होगा कि ये संपत्ति जो है वो नगर पालिका की होगी, लेकिन कोई अन्य कानून बना रखा होगा कि इस प्रकार की संपत्ति नगर पालिका को किसी और को देनी पड़ेगी, तो वो वाली धारा के साथ साथ वो कानून भी पढ़ा जाएगा, तो उस कानून के अधीन भी रहते हुए उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस धारा में जितनी बात है वो तो लागू हो गई, लेकिन शर्त यह है कि जो अन्य कानून बना रखा है उसको भी लागू करना पड़ेगा। तो ये बात हर जगह लिखी हुई, हर धारा में आपको लिखी हुई मिलेगी कि इस धारा की बात होते हुए भी अन्य विधि के अधीन रहते हुए, अन्य विधि में अगर कोई सरकार ने, जैसे इस विधि में तो लिख दिया लेकिन सरकार ने और कानून बना दिया कि ये संपत्ति तो नगर पालिका है, लेकिन इस कंडीशन में ये नगर पालिका की नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन को मानते हुए, ठीक है, तो जहां पर भी मैं ये बात नहीं लिख रहा हूं, हर धारा में मानना, हर धारा में ये बात लागू होती है कि इस धारा के होते हुए भी किसी भी प्रतिकूल बात के बिना, और दूसरा कि अन्य विधि के अधीन रहते हुए। ठीक है, ये हर धारा में मैं नहीं लिखूंगा, आपको इसको मान के चलना है, इसका हालांकि कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक मानी हुई बात है कि अन्य कानून के पालना के साथ ये धारा कोई भी लागू होती है। क्लियर हो गया? नगर पालिका में निहित और उसकी होगी। ठीक है, कोई भी ऐसी जमीन संपत्ति जो सरकार द्वारा आरक्षित नहीं है, नगर पालिका के भीतर, वो नगर पालिका में निहित और उसकी खुद की होगी, तथा ऐसी संपूर्ण अन्य संपत्ति सहित, चाहे वह किसी भी स्वरूप या प्रकार की हो, जो विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं की गई हो, जो नगर पालिका में निहित हो जाए, उसके लिए उसको निर्देश देना, उसका प्रबंध उसका नियंत्रण के अधीन होगी, तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन और प्रयोजनार्थ उसके द्वारा न्यासी के रूप में धारित, न्यासी का मतलब है कि नगर पालिका इसका ट्रस्ट होगा, ट्रस्टी के रूप में काम करेगा। ठीक है ना, ट्रस्टी का मतलब है कि एक तरह से उनको धारण करने का अधिकार उनके पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से संपत्ति उन्हीं के है, एक तरह से ये होगा, जमीन हो सकता है कि लोगों की हो, नगर पालिका की हो, पर नगर पालिका सिर्फ एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है, वहां पर अन्य कुछ भी नहीं है, वो अपना अधिकार या हक जमा नहीं सकता, कुछ अन्य कानून करने पर उनको छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो एक ट्रस्ट के रूप में एक जब ट्रस्ट होता है, ट्रस्टी क्या करता है, ट्रस्टी का काम होता है उस जमीन की, उस संपत्ति की रक्षा करना, उसका मालिक नहीं होता है। ठीक है ना, तो नगर पालिका एक तरह से उस जमीन का मालिक नहीं, मालिकाना हक नहीं है, वो एक ट्रस्टी के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, तो उसको धारित करने, उसको धारण करने, होल्ड करने तथा उपयोजित, उसको यूज में लेने की जाएगी। और वो कौन कौन सी जमीन है, आगे इसका डिटेल में वर्णन धारा 68 में लिखा हुआ है, तो डिटेल में सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिख दी। समस्त निहित सार्वजनिक भूमि, जो भी नगर पालिका के भीतर की या फिर बाहर की भी कोई जमीन जो नगर पालिका ने एक्वायर की है, वो सारी की सारी सार्वजनिक भूमि किसमें निहित होगी, नगर पालिका में। इसके अलावा जो भी सार्वजनिक परकोटे, चारों ओर जो दीवारें बना रखी उसको परकोटा बोलते हैं, जो भी द्वार बना रखे, आपने शहरों में देखोगा परकोटा बना रखा होता है, ठीक है, गहरा द्वार बना रखे होता है, जो भी बाजार है, वधशालाएं, स्लोटर्स हैं, जो जहां पर पशु को काटा वगैरह जाता है, वो वधशालाएं वो कहलाती है। ठीक है, स्लोटर्स इंग्लिश में इसको कहा जाता है, स्लोटर्स। ठीक है, खाद और विष्ठा के डिपो, विष्ठा है ना, जो भी खाद वगैरह बनते हैं, उर्वरक बनते हैं, मल वगैरह जो भी होते हैं पशु पक्षियों के या फिर इंसानों के भी, वो विष्ठा के डिपो। प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक भवन, ठीक है, जो भी सार्वजनिक भवन जो नगर पालिका निधि से निर्मित किए जाए या संधारित किए जाते हैं, संधारित का मतलब होता है मेंटेन, नगर पालिका जो भी मेंटेन कर रहे हैं वो सारी के सारी नगर पालिका में निहित होगी। क्लियर है? इसके अलावा समस्त सार्वजनिक तालाब, जलधाराएं, जलाशय, कुंड, झरने, जल सेतु, नाली, सुरंगे, पाइप और पंप तथा समस्त पुल, भवन, इंजन, संक्रम, इनसे संबंधित या उनसे संबद्ध सामग्री कोई भी तथा वस्तुएं किसी सार्वजनिक तालाब या कुएं से अनुलग्न कोई भी पार्श्वस्थ भूमि, पार्श्वस्थ यानी जो तालाब और कुएं के पास की जो भूमि है वो भी जो कि निजी संपत्ति नहीं हो, वो सारी की सारी नगर पालिका में निहित होगी। किसी मार्ग में उसके पार्श्वस्थ यानी उसके पास में या उसके नीचे की समस्त सार्वजनिक मल नालियां, जो भी नीचे सीवेज के पाइप जाते हैं और नालियां, जल सरणियां, सुरंगे, पुलियाएं और जल मार्ग सारे नगर पालिका में निहित होगी। समस्त सार्वजनिक मार्ग जो पब्लिक यहाँ पर मार्ग है, और पटरियां तथा उनके पत्थर और अन्य सामग्री तथा ऐसे मार्गों में उपलब्ध कराए गए समस्त वृक्ष, परिनिर्माण सामग्री, उपकरण तथा वस्तुएं, सभी सार्वजनिक पार्क और बाग जिसमें चौक और सार्वजनिक खुली जगह सम्मिलित है, नदियों या जलधारों या तालाबों पर सभी सार्वजनिक घाट। इसका मतलब नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर जो भी निजी संपत्ति नहीं है, वो सारी की सारी संपत्ति किसमें निहित होगी, सीधी सी बात है, वो नगर पालिका में निहित होगी। यहां मैंने स्टार लगाया क्योंकि आगे हम इसकी बात करेंगे वापस, जो इसका सब क्लोज 2 है, ये सब क्लोज 1 पढ़ रहे, उपधारा
1 पढ़ रहे, उपधारा 2 में इसके बारे में बात लिखी हुई, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया। ऐसी सरकारी भूमियां जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर स्थित हो या बाहर हो, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा नगर पालिका में निहित करें। ऐसी कोई भी भूमियां जो नॉर्मली नगर पालिका की नहीं थी लेकिन नगर पालिका के भीतर थी या बाहर थी, लेकिन राज्य सरकार ने आदेश के द्वारा भी नगर पालिका में निहित कर दी, ये नगर पालिका की भूमि होगी। तो राज्य सरकार ने विशेष आदेश के द्वारा ऐसा किया है, तो ये किस कंडीशन के साथ लागू होगी, वो कंडीशन हम धारा 2 में, उपधारा 2 में पढ़ेंगे अभी। समस्त सार्वजनिक लैंप, जो भी लाइट्स वगैरह लगी होती है, लैंपों के साथ खंबे और उनसे संबंधित या उनसे संबद्ध उपकरण सारे नगर पालिका के होंगे। समस्त सरकारी भवन, समस्त निजी भूमियां और भवन जो उसको दान के द्वारा या अन्यथा उसको ट्रांसफर की गई, अंतरित की गई है। निजी भूमि भी जो अब नगर पालिका को दान दे दी गई है तो उसको ट्रांसफर कर दी गई, वो भी सारी नगर पालिका की होगी। मृत शरीरों के निर्वर्तन के लिए समस्त सार्वजनिक स्थान, ठीक है, मृत शरीर चाहे वो इंसान के हो चाहे पशुओं के, यानी जो भी कब्रगाह वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी भूमि भी ऐसी नगर पालिका के हो सकती है, उनको छोड़कर जो इस निमित्त किसी विशेष विधि द्वारा शासित है, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर विशेष है कि यहाँ पर ऐसी भूमियां जो किसी विशेष कानून के तहत बनाई गई है, उन सभी को छोड़कर वो सारी की सारी जमीन भी किसके लिए होगी, किसकी होगी, नगर पालिका की होगी। सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर संग्रहित सभी ठोस अपशिष्ट जिसमें मृत पशु और पक्षी सम्मिलित है, सारे नगर पालिका के होंगे। सभी भटके हुए जानवर, ऐसे जो भी सारे भटके हुए जानवर है जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नहीं है, वो भी सारे किसके होंगे, वो भी नगर पालिका के होंगे। तो ये सारा का सारा जो क्लोज है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, तो जो मैंने एक्ट में लिखा हुआ सारा का सारा एज इट इज वापस लिख दिया, इसको सिंपल लिखने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है जो बुक में लिख रखे हैं, और इसमें कोई विशेष ऐसा एक एक चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पढ़ लेना है कि ये चीजें सारी नगर पालिका। इसमें कॉमन बात, अगर एक शब्दों में हम इसको, एक लाइन में इसको बोलें, तो जो भी संपत्ति प्राइवेट नहीं है वो सारी नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर या फिर बाहर भी वो सारी संपत्ति नगर पालिका की होगी, यानी सार्वजनिक संपत्ति सारी नगर पालिका की होगी जो प्राइवेट नहीं होती है, जो भी हम उस नगर पालिका क्षेत्र में देखते हैं। बाहर की भूमि अगर कोई उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने नगर पालिका को दान में कर दिया या फिर नगर पालिका ने खरीद ली, तो वो भी किसकी होगी, वो भी नगर पालिका की होगी। सारी चीजें, चाहे फिर वो वृक्ष हो, नदी हो, तालाब हो, सब कुछ, ठीक है, ये बात इसमें लिखी हुई है। अब जो हमने सब क्लोज 2 हमें पढ़ना, उपधारा 2 हमें पढ़नी, जो हमने ज की बात की थी, खंड ज, तो राज्य सरकार उपधारा 1, ये उपधारा 1 चल रही थी। मैं नॉर्मली बाकी सभी जगह कहीं पर उपधारा, धारा हम लिख रहे हैं, उपधारा में मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, केवल यहां मेंशन किया। बाकी उपधारा सामान्यतः नहीं पूछी जाएगी, केवल धारा तक पूछी जाएगी। 3 या 4 सवाल धारा से आ सकते हैं, उपधारा से कोई भी सवाल पूछे जाने की संभावना नगण्य है, नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो उपधारा लिख लिख कर मैं आपके माइंड पर कोई भी बर्डन नहीं डालना चाहता हूं। आपको इस उपधारा के खंड ज यहां तक याद नहीं करना है। मान लीजिए उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि एक आध सवाल इसका आ भी जाए, तो भी मैं ये कहूँगा वो छोड़ने वाला सवाल है। 100% सवाल करना ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। 100%, वैसे तो 100% हो सकता है अगर इस तरह का सवाल नहीं हो, लेकिन इस लेवल का सवाल आ जाए, इस उपधारा के इस खंड में क्या लिखा हुआ, उस सवाल को करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं वो चीजें कराने लग गया तो आपके उस एक सवाल के लिए 39 सवाल पर आपका इतना बर्डन पड़ जाएगा, 39 सवाल भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने उस स्तर तक जाने को छोड़ दिया है कि आपको एक एक उपधारा लिखूं, उसके और कोई खंड है तो वो लिखूं, वो न तो आपको याद रखने हैं न करने हैं। एक सवाल वो आएगा तो या तो इजी होगा तो वैसे ही हो जाएगा, और नहीं होगा तो वो किसी से नहीं होगा। तो उस लेवल तक अपने माइंड पर, क्योंकि अगर मैं उस लेवल तक कराया तो ये आपके लिए इतना कठिन हो जाएगा कि कभी आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, और फिर जो आपके जो आप 35, 40, 35, 37, 38 सवाल कर पाते वो भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक नहीं जाना, बस इसको समझना, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समझने वाली जो बात है वो समझ लेते हैं। राज्य सरकार उपधारा 1 के खंड ज में जो बात लिखी हुई है, ठीक है, कि विशेष आदेश द्वारा उसमें निहित कर सकती है। नगर पालिका में निहित की गई किसी भी सरकारी भूमि को राजपत्र में अति सूचना द्वारा ऐसे निबंधनों पर जो राज्य सरकार अवधारित करे समय समय पर पुनर्ग्रहित करने के लिए सक्षम होगी, ठीक है। तो हमने कहा राज्य सरकार विशेष आदेश के द्वारा किसी भी भूमि को नगर पालिका में निहित कर सकती है, लेकिन उस भूमि को वो वापस भी ले सकते हैं, पुनर्ग्रहित करने के लिए भी सक्षम होगी, यानी वापस चाहे तो भी ले सकते। किस कंडीशन में? कंडीशन है यदि जांच करने पर यह पाया गया कि नगर पालिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबंध किया, मिसमैनेजमेंट किया है, वो सही से उसको यूज नहीं कर रही है, तो वापस ले सकते। यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा लोक हित में अन्यथा अपेक्षित हो, या फिर राज्य सरकार को लगता है कि लोगों के हित के लिए उसको अन्य काम में लेना जरूरी है, तो वापस से ले सकती है। ये बात इसमें लिखी हुई है। अब नेक्स्ट धारा 69 की बात कर लेते हैं। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन, प्री
अप्रूवल लेना पड़ेगा राज्य सरकार का, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब अप्रूवल, राज्य सरकार का अप्रूवल मिलना चाहिए, ठीक है। प्री अप्रूवल वह स्वयं के द्वारा अनुमोदित, खुद भी इसको अप्रूवल करेंगे, खुद कौन, नगर पालिका, खुद के द्वारा अनुमोदित शर्तों और निबंधनों के तहत। अधिकांश जगह हर धारा में ये बात लिखी हुई है कि कुछ शर्तें और निबंधन हैं, वो शर्तें और निबंधन क्या है, शर्तें कुछ शर्तों और कुछ प्रतिबंध के अधीन रहते हुए, शर्तें और प्रतिबंध पूरे एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखे हुए, लेकिन आवश्यक पड़ने पर अगर कुछ शर्तें और प्रतिबंध लिखा जाए तो उसके अधीन रहते हुए हर चीज जो भी काम करे उसकी कुछ न कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस हमें कहीं पर नहीं मिलेगी, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन बाद में कानून बनाकर, विधि बनाकर तय की जा सकती है, ठीक है। तो जो भी शर्तें हैं और निबंधनों के तहत रहते हुए नगर पालिका करार, कोई भी करार करके, यानी करार का मतलब एग्रीमेंट, विनिमय, एक्सचेंज करके, एक जगह दी दूसरी जगह ले ली, पट्टा, लीज पर, पट्टे पर, ठीक है, पट्टा एक फिक्स टाइम के लिए होता है, अनुदान, ग्रांट के द्वारा, आदि द्वारा संपत्ति, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम, हमने पढ़ लिया था स्थावर और जंगम का मतलब क्या है, उसका अर्जन कर सकती है, ठीक है। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और खुद के द्वारा अनुमोदित कुछ शर्तें और निबंधों के तहत नगर पालिका कोई एग्रीमेंट करके, कोई एक्सचेंज करके, पट्टे पर या अनुदान के द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति का अर्जन कर सकती है, धारा 69 में लिखा हुआ। इसके अलावा नगर पालिका के लिए पूर्त और धार्मिक न्यास, ये शब्द लिखा जाओ, पूर्त और धार्मिक न्यास, कोई भी ट्रस्ट, पूर्त का मतलब होता है चैरिटेबल ट्रस्ट, हम बात करते हैं ना जो ऐसे ट्रस्ट बने होते हैं जो चैरिटी करने के लिए बने होते हैं, तो नगर पालिका के लिए पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 के अधीन सृजित किसी भी न्यास का हितग्राही होना, विधिपूर्ण होना, यानी कि इस तरह का नगर पालिका भी इस तरह का ट्रस्ट हो सकता है और वो लीगल होगा, वैलिड होगा। अब देखो ये धारा 69, ये 69 के हो गया, ठीक है। कतिपय भूमि, कतिपय शब्द आता है, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, कतिपय भूमि का मतलब क्या होता है, कतिपय भूमि, सर्टन लैंड्स, सर्टन लैंड्स, कुछ खास भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति। अब यहां पर मैंने अभ्यर्पण शब्द लिखा है, अभ्यर्पण का मतलब होता है सरेंडर करना, कोई सरेंडर, तो यहां पर ध्यान देना। अब आपको हो सकता है हिंदी का अभ्यर्पण शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन इंग्लिश का सरेंडर वर्ड जरूर समझ में आए। अपनी भूमि किसी को सौंप देना, सरेंडर कर देना, ठीक है, नगर पालिका को सरेंडर कर दिया है, तो अभ्यर्पण शब्द हिंदी में आएगा, लेकिन कई बार जो शब्द आपको समझ में नहीं आया एग्जाम में, तो उसका इंग्लिश वर्जन भी देखना, कई बार इंग्लिश वर्जन ज्यादा ईजी होता है, हमें समझ में आ जाएगा। तो अभ्यर्पण की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना, पट्टा विलेख यानी विलेख का मतलब डीड, समझौता, पट्टा विलेख जारी करना। क्या बात लिखी हुई है, किसी व्यक्ति के पास नगर पालिका क्षेत्र के भीतर ऐसी कोई गैर कृषि भूमि है, अब नगर पालिका में आ गई, वो गैर कृषि भूमि है जिसका नगर पालिका द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया अभी तक, ठीक है। पट्टा प्राप्त करने के लिए वह अपनी इस भूमि से संबंधित अधिकारों का अभ्यर्पण नगर पालिका को कर सकेगा और नियमानुसार फीस और प्रभार चुकाने के बाद नगर पालिका पट्टा जारी कर सकेगी। देखो आपको पता है कि नगर पालिका में जो भी भूमि है उसके लिए पट्टा होना जरूरी है, तब जाकर वो, क्योंकि पट्टा नहीं होगा, अगर वो अपनी भूमि को बाद में बेचना चाहेगा, करना चाहेगा, आसानी से होगा नहीं यहाँ पर। तो अब क्योंकि नई नगर पालिका बनी है, सबके पट्टे नगर पालिका जारी करे, आपको ऐसी भूमि है जो पट्टे अभी जारी नहीं हुई है और वो अब गैर कृषि भूमि में आती है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को पट्टा लेना है तो पहले वो ये करना पड़ेगा कि ये जो मेरी जमीन है पूरी तरह से सरेंडर होगी नगर पालिका में, फिर नगर पालिका को जो भी इसकी फीस है, नियमानुसार जो भी उसकी फीस है और प्रभार यानी कि जो भी सरचार्ज लग रहे हैं वो चुकाने के बाद नगर पालिका उस भूमि का उसको पट्टा जारी कर देगी। यानी कि एक प्रोसेस होता है, ये एक प्रोसेस है व्यक्ति की जमीन ही हो गई, लेकिन अब नगर पालिका ने उसके लिए पट्टा जारी कर देना। व्यक्ति की भूमि थी तो पहले ये प्रोसेस ये है कि आप अपनी जमीन नगर पालिका को सरेंडर कर दे, नगर पालिका फिर उसके जो भी इसकी नियमानुसार जो फीस लगती है वो फीस देने के बाद आपको पट्टा जारी कर देगी। पट्टा जारी करने के बाद जो एक तरह से सभी नगर पालिका में वैलिड जमीन होती है उस तरह की जमीन हो जाएगी, फिर आप उस पर आगे कुछ कार्य करें, आवासीय भूमि बनाए उसको या फिर कोई कमर्शियल भूमि बनाए या फिर उसको सेल करें, वो सारा आप कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, भूमि के साथ पहले से मौजूद प्रसंविदा, ये वैसे ही अंडरस्टूड बात है लेकिन क्योंकि हर चीज लिखनी होती है, भूमि के साथ पहले से मौजूद प्रसंविदाएं। अब ये प्रसंविदाएं वर्ड का मतलब क्या होता है, ये आपके एक्ट में लिखा हुआ है, तो एग्जाम में अगर आया तो इसी तरह का शब्द लिखा आएगा। जो भी प्रसंविदा, प्रसंविदा का मतलब होता है कि जो भी इंग्लिश में बड़ा है कोवेनेंट्स, कोवेनेंट्स का मतलब है कि जो भी वचन पत्र, और विलंगम, भार, भार का मतलब यहाँ पर भार इनकम्प्रेंस यहाँ पर लिखा हुआ है जारी रहेंगे। अब इसका मतलब क्या है, प्रसंविदाएं और विलंगम जारी रहेंगे, मतलब अब भले ही वो नगर पालिका में सरेंडर होकर आपको वापस मिल गई, लेकिन हो सकता है कि आपने उस जमीन पर कोई लोन ले रखा हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आप पर भार हो गया है, या फिर
वो लैंड पे वचन पत्र का मतलब आपने किसी और को दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। जैसे मान लो कि आपकी जमीन है, आप उस पर कुछ कार्य करने के लिए किसी और को दे रखा है, आप रेंट ले रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो जो पहले से उस पर जो भार, जो उस जमीन से जो आपको मिल रहा है या फिर उस जमीन पर जो आपको देना है, वो सारी की सारी चीजें वैसे की वैसे लागू रहेगी। ऐसा नहीं कि सरेंडर होने के बाद वो नगर पालिका पर आ जाएगा, नगर पालिका पर कुछ नहीं आएगा। आपकी जो आगत है और निर्गत है, उस जमीन से जो आपको मिल रहा है या उस जमीन के बदले में आपको कुछ देना है, वो सारे के सारे उसी के अनुसार लागू रहेंगे। ये बात इसमें लिखी हुई है, ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है ना। भूमि का अनिवार्य अर्जन, धारा 70 किस बात करता है? भूमि का अनिवार्य अर्जन की बात करता है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने पर कोई भूमि, चाहे वह नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर हो या बाहर, नगर पालिका के अनुरोध करने पर राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन उसे अर्जित कर सकेगी, ऐसा आवश्यक होने पर। और नगर पालिका द्वारा नियमानुसार उस भूमि का मुआवजा देगी। पहले तो वो मुआवजा दे सकती है, और कोई अगर खर्चे होते हैं तो वो प्रभार चुकाने के बाद, संदाई करने के बाद, संदाई का मतलब चुकाने के बाद, पे करने के बाद, पेमेंट या फिर पेमेंट करने पर वह भूमि किस में हो जाएगी? नगर पालिका में निहित हो जाएगी। नगर पालिका के लिए ऐसा कभी आवश्यक हो जाता है तो वो अनुरोध करेगी राज्य सरकार को। राज्य सरकार इस एक्ट के तहत वो किसी भी भूमि को अपने एक्वायर कर सकती है, एक्वायर कर लेगी, नगर पालिका उसका मुआवजा देगी, और जो भी काम के लिए उसको फीस पैसा लगा है वो पैसा देने के बाद वो भूमि किस में आ जाएगी? नगर पालिका में आ जाएगी। तो देखो, ये नगर पालिका संपत्ति हम पढ़ रहे हैं। नगर पालिका की संपत्ति कौन सी होती है, किस तरह से अर्जित कर सकती है, किस तरह से उदाहरण करेगी, इसके बारे में हम सारी की सारी चीजें पढ़ रहे हैं। धारा 71, धारा 71 में क्या लिखा? कतिपय भूमियों, कतिपय का मतलब आपको समझ, कोई भी सर्टन लैंड्स, कोई भी विशेष भूमि की हम बात करें, उसका आवंटन यानी अलॉटमेंट करना किसी को, और उसको नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन करना। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, एक भू राजस्व अधिनियम, दो अधिनियम बन रखे, काश्तकारी अधिनियम जो काश्तकारी भूमि है उसके बारे में, और भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 का आपने बहुत बार सुना होगा। नगर पालिका में 90A की भूमि है, 90A यानी 90 का, और 90B की भूमि है, ठीक है, ऐसा कई बार आपने पढ़ा होगा। 90A के अधीन, 90A के अधीन वो भूमि आती है जो, जैसे मान लो कि पहले कृषि भूमि थी जहां पर खेती होती थी, और अब 90A का मतलब वो गैर कृषि में ट्रांसफर होगी, तो वो 90A की आती है, रहेगी व्यक्ति की। 90B में क्या होता था कि ऐसी कोई भूमि जो वो नगर पालिका में निहित हो जाती थी, ठीक है, किसी कारण से वो किसी व्यक्ति की थी और नगर पालिका में निहित होगी, बाद में वो 90B में कन्वर्ट हो जाती थी। हालांकि बाद में इसमें काफी चेंजेस कर दिए गए। तो 90A की बात करें, यानी पहले जो कृषि भूमि थी अब उसका ट्रांसफर हो गया गैर कृषि भूमि में, तो उसके अधीन नगर पालिका के व्ययनाधीन, व्ययनाधीन का मतलब मैंने इंग्लिश में लिखा डिस्पोजल, जो नगर पालिका जिसको किसी भी प्रकार से डिस्पोज कर सकती है, दे सकती है, कुछ काम कर सकती है। तो कोई भूमि नगर पालिका द्वारा उक्त धारा में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को निर्धारित प्रीमियम संदाय करने पर, जो भी इसका प्रीमियम लागत है वो पेमेंट करने पर आवंटित या नियमितीकरण के लिए दे सकती है। तो 90A की कोई भी भूमि जो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जैसे मान लो कि कोई भूमि है वो उसी व्यक्ति की थी, लेकिन अब 90A के तहत उसको गैर कृषि भूमि में ट्रांसफर करना है, तो जो उसकी फीस लगती है वो फीस पेमेंट करने के बाद वो व्यक्ति को दे देगी। क्लियर हो गया? इस प्रकार प्राप्त सभी प्रभार, अब प्रभार का मतलब जो भी पैसा इस चेंजेस करने में नगर पालिका को मिलेंगे, 90A के तहत जब वो भूमि किसी को आवंटित करेगी, तो जो भूमि के लिए जो पैसा मिलेगा वो राज्य सरकार द्वारा जो तय किया गया अनुपात है, भाई कितना राज्य सरकार में जाएगा और कितना नगर पालिका में जाएगा, तो उस अनुपात में राज्य की संचित निधि में जाएगा कुछ पैसा, और कुछ पैसा नगर पालिका निधि में जमा हो जाएगा, ठीक है। धारा 72 में क्या लिखा हुआ है? नगर पालिक संकर्मों के निष्पादन के लिए, नगर पालिका कोई भी काम करने के लिए, संकर्म से कर्म, कार्य, कुछ भी लिखो, नगर पालिका कोई भी कार्य है, पर अब ये संकर्म शब्द लिखा हुआ, इसका मतलब भी नगर पालिका कोई भी वर्क करना, कार्य करना, ठीक है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया। निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा संविदा करना, कोई भी कार्य अगर नगर पालिका कराना है तो नगर पालिका के जो भी अधिकारी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ऐसे संकर्मों के लिए पेमेंट करना, ये काम किसका होगा? नगर पालिका का अधिकारी ये काम ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, तो ये यहां से हमारी धारा 72 कंप्लीट हो जाती है। धारा 72 में कोई विशेष बात नहीं है। नगर पालिका कोई भी कार्य कराना हो तो उसका नगर पालिका के जो अधिकारी है उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसका पेमेंट उनको करना होगा, ये बात लिखी हुई है। तो ये थी हमारी धारा, हमने स्टार्ट की थी यहाँ पर
67 से 67 से हमारी धारा स्टार्ट हुई और यहाँ पर इस अध्याय में, इस वीडियो में हमने 72 तक यहाँ पर पढ़ लिया। मेन किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? नगर पालिका संपत्ति। तो अलग अलग जो भी प्रोविजन थे वो हमने सारे के सारे देख लिए। इसमें प्रोविजन धारा कोई विशेष याद करने की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट मुझे लगी नहीं। देखो ऐसा तो कोई फिक्स नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ उसी से आएगा, उसके बाहर नहीं आ सकता, उससे बाहर भी आ सकता है, पर जिसको मैं बता रहा हूँ उसको तो विशेष तौर पर याद रखना है। लेकिन कोशिश करने की कोई विशेष धारा आप याद भी कर पाए और वहां से जो कठिन लेवल का सवाल आ जाए, भी धारा एक सी धारा पूछ ली जाए जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं, वो एक कठिन लेवल का सवाल होगा, क्योंकि सारी धाराएं याद रखना एक बर्डन बना देगा। तो हम कुछ विशेष धाराएं हम चूज कर सकते हैं, भाई कम से कम इसको तो याद रखना ही है। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आप याद रख ले। इसके अलावा हम लास्ट में जब खत्म हो गया एक बार सारे के सारे जो महत्वपूर्ण धाराएं मैं एक बार लिखा दूंगा और उसको वापस रिवीजन के तौर पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की 73 और 73 का और है, उसके बाद 74 और 75 उसको